हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा भाषा साहित्य में खोट्ठा भाषा में खोट्ठा व्याकरण के वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे और ये आने वाले झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में खोट्ठा पूछा जाता है उसमें खोट्ठा व्याकरण के प्रश्न रहते ही हैं। तो जिसको भी खोट्ठा नहीं आता है, अगर आप पहली बार ही खोट्ठा का क्लास देख रहे हैं तो पहली बार में ही आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा किसी भी भाषा को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका व्याकरण हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे वर्ण विचार पर बात करेंगे। तो वर्ण विचार में बात करने से पहले आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? तो वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ध्वनि का लिखित रूप। ठीक है, जो ध्वनि का लिखित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से फिर क्या बनता है? वाक्य बनता है। और इस प्रकार किसी भी भाषा का विकास होता है या फिर किसी भी भाषा का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा या आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो दो प्रकार के वर्ण होते हैं, एक तो होता है स्वर वर्ण होता है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्ण की बात करते हैं। खोट्ठा जो व्याकरण है उसमें हिंदी व्याकरण की जैसा ही वर्ण है, बस इसमें कुछ बदलाव है। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसको हम लोग छोड़ देते हैं और उसके बदले में हम दूसरे वर्णों का उपयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण खोट्ठा में बात करें तो वर्णों की जो संख्या है खोट्ठा में, वो कुल वर्णों की स्वर वर्णों की संख्या जो है वो कितनी है? 8 है। जिसमें से स्वर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हर्ष स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ, हर्ष से दीर्घे, हर्षु दीर्घु, ए और ओ, इन्हीं वर्णों का उपयोग किया गया है। यहाँ पे कुछ वर्ण है जिसको छोड़ा गया है, जैसे आप री को देख सकते हैं, री को छोड़ा गया है यहाँ पे। उसके बाद ए को छोड़ा गया है, फिर औ को छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस जो भी वर्ण है हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में, उसको छोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो वर्ण आपको दिख रहा है ये खोट्ठा में उपयोग होता है। और अगर हम हर स्वर की बात करें तो इसमें मात्र 3 वर्ण हैं, अ है, ई, उ। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? हर स्वर। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसमें से या निम्नलिखित में से कौन सा हर स्वर में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मान लीजिए आ दे देगा, या फिर ए दे देगा, या ओ दे देगा। ठीक है, तो आपको पहचान लेना है कि हर स्वर कौन सा है। उसी प्रकार अगर हम बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर क्या है? आ है, ई है, उ है, ए है और ओ। ये सब, इसकी संख्या कितनी है? 5 है। और इस प्रकार जो स्वर वर्ण की संख्या है वो कितनी है? 8 है। तो खोट्ठा में आपको याद रखना है 8। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको खोट्ठा में री का उपयोग कहीं नहीं दिखेगा। इसके रूप में हम लोग क्या वर्ण उपयोग करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। एक अभी आपको उपयोग नहीं दिखेगा यहाँ पे। औ जो है इसका भी उपयोग आपको नहीं दिखेगा। तो इसका बदले हम कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? जैसे ए है तो खोट्ठा में ए के स्थान पर हम ऐ लिखते हैं। जैसे कि पैसा अगर लिखते हैं तो पैसा को लिखते हैं क्या? पैसा। वहीं अगर हम लिखते हैं मैदा तो मैदा को लिखेंगे क्या? मैदा। ठीक है, उसके बाद अगर लिखते हैं खैर तो खैर को क्या लिखेंगे? खैर। ठीक है, और हम यहाँ पे देखें अगर ओ की बात करें तो ओ का उपयोग हम लोग औ के रूप में करते हैं। जैसे कौवा लिखते हैं तो कौवा होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं औजार, ये क्या हो जाएगा? औजार। ये खोट्ठा में लिखा है ऐसे। उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं औरत तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा? औरत। तो इस प्रकार औ का उपयोग हम करते हैं। अब आगे हम देखें तो री की जगह पे हम लोग क्या उपयोग करते हैं? री करते हैं। हर्षीकार भी आप दे सकते हैं, दीर्घिकार। तो यहाँ पे देखिए जैसे रीन लिखते हैं तो रीन का क्या हो जाएगा? रीन। ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषि।
जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि जो मूर्धन्य है इसके जगह पे हम लोग दंतन, दंतन्न जो है न, इसको हम लोग उपयोग करते हैं। और जो ये स है, मूर्धन स की जगह भी दंत स का उपयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे री है, तो री अगर हम देखें, अगर हम कुछ और लिखते हैं जैसे कि ऋतु लिखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा ऋतु। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऋतु, लेकिन सामान्यतः खोट्ठा भाषा में आपको हर्षिकार का ही उपयोग दिखेगा। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें, अब हम ई और ऊ का प्रयोग देखते हैं। इसका हम लोग 3 प्रकार से उपयोग करते हैं, और ये क्या है खोट्ठा भाषा की विशेषता। जिसे शब्द के आरंभ में, तो इस शब्द में जो के आरंभ में जो होता है उसको कहते हैं पूर्व स्वरागम, स्वरागम। उसी प्रकार शब्द के मध्य में जो उपयोग होता है उसको कहते हैं मध्य स्वरागम। ये भी क्या है खोट्ठा की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है। उसके बाद शब्द के अंत में जब प्रयोग होता है उसको कहते हैं अंता स्वरागम, अंत स्वरागम। इसका हम उदाहरण अगर देखें तो शब्द के आरंभ में कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो लिखते हैं इंजोर। ठीक है, ये हो गया शब्द के आरंभ में इंजोर। उसके बाद अगर हम लिखते हैं ऊपर, उसके बाद अगर हम देखते हैं जैसे कि ऊसठ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ई है यहाँ पे ऊ है और यहाँ भी ऊ है। ये क्या है शब्द के प्रारंभ में है, यानी आरंभ में है। तो ये इसका किसका एग्जाम्पल हो गया पूर्व स्वरागम का एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार अगर हम देखें मध्य में, तो जैसे हम लिखते हैं जाइत, खोट्ठा में जात को जाइत लिखा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो राइत, जो रात है तो रात को क्या लिखते हैं राइत लिखते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो ई है और ई है। उसके बाद अगर देखें हम साधु, तो साधु को खोट्ठा में लिखते हैं साउद। ठीक है, साउद। तो यहाँ पे जो ई और ऊ का प्रयोग हुआ है ये क्या है शब्द के मध्य में हुआ है, तो ये क्या है मध्य स्वरागम का उदाहरण है। उसी प्रकार हम अगर देखें शब्द के अंत में, तो शब्द के अंत में जैसे एक मैं अगर सेंटेंस बोलूं कि ऊ, जैसे यहाँ पे अगर लिखते हैं कि ऊ तोरा कहलव। ठीक है, कहलव। तो यहाँ पे देखिए जो ऊ है ये क्या हो रहा है शब्द के अंत में हो रहा है। तो शब्द के अंत में हो रहा है यानी ये अंत स्वरागम का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि खोट्ठा में ई और ऊ का प्रयोग जो है यानी हर्षे और हर्षु का जो प्रयोग है ये 3 प्रकार से होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसमें आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे हम बात करें व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण को पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है। जैसे हम लोग यहाँ पे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा चंद्र बिंदु का उपयोग और अनुस्वार का प्रयोग, और एक होता है अर्धचंद्र। ठीक है, तो जो खोट्ठा भाषा है उसमें चंद्र बिंदु का तो प्रयोग होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। उसके अलावा जो अनुस्वार है इसका भी प्रयोग होता है, लेकिन जो अर्धचंद्र है इसका प्रयोग खोट्ठा में नहीं होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं इसका चंद्र बिंदु का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल, तो जैसे हम लिखते हैं माई, इस प्रकार से माई लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं काकड़, कांकड़, तो ये भी हो गया चंद्र बिंदु का उपयोग हो गया। अब हम अगर अनुस्वार का देखें तो अनुस्वार का भी बहुत सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा। जैसे लिखते हैं मंतर, उसके बाद मान लेते हैं कंठ, कंठ लिखते हैं। लेकिन जो अर्धचंद्र है इसका प्रयोग खोट्ठा में नहीं होता, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब हम जो व्यंजन वर्ण है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो कुल व्यंजन वर्णों की जो संख्या है खोट्ठा में वो 29 है, 29 है। 29 यहाँ पे आप
कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया है। तो जो वर्ण आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको काउंट करेंगे तो इसकी संख्या 29 आपको मिलेगी। दो और वर्ण हैं, दो वर्ण कौन से हैं? ये वर्ण है अड़, अड़ और क्या है ढ। ये दो वर्ण हैं जिसका उपयोग खोट्ठा में बहुत ज़्यादा ही होता है। जैसे कि अगर हम देखें लिखते हैं, अगर हम लड़का तो अड़ा का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं खोट्ठा में गड्ढा, तो हिंदी में गड्ढा लिखते हैं तो खोट्ठा में क्या बोलेंगे? गढ़ा। ठीक है, गढ़ा। तो इस तरह से हम लोग उपयोग खोट्ठा में बहुत ज़्यादा ही होता है। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 31 हो गया। और 4 वर्ण ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं विशिष्ट ध्वनि कहते हैं। तो विशिष्ट ध्वनि की बात करें, क्या कहते हैं? विशिष्ट ध्वनि, विशिष्ट, ये विशिष्ट गलत लिखा गया, इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट ध्वनि। तो विशिष्ट ध्वनि में कौन कौन सा है? 4 है। जैसे मह, लह, र, ह, यानी कि आधा र को इसके लिए हम यहाँ पे लिख दिए रेफ, और न, आधा न और ह। ये क्या है? खोट्ठा की विशिष्ट ध्वनियाँ हैं। तो इसीलिए इसको भी खोट्ठा के मानकीकरण में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो खोट्ठा में व्यंजन वर्ण की संख्या है वो कितनी है? 35 है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि खोट्ठा में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 35 अगर रहे तो आप उसको सही कर सकते हैं, सही मान सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो वर्ण है जिसका उपयोग खोट्ठा में नहीं होता है उसके बदले में क्या करते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है इयाँ, तो इयाँ का हिंदी में तो प्रयोग बहुत कम ही होता है, नहीं के बराबर होता है, लेकिन हम लोग खोट्ठा में बहुत ज़्यादा ही इयाँ का प्रयोग करते हैं। जैसे नाई, जैसे हम लिखते हैं माए, माए के रूप में भी प्रयोग करते हैं इयाँ का। आगे हम देखें तो जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य के स्थान पे न का ही व्यवहार होता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, अभी हम लोगों ने लिखा था ऋण, तो ऋण को क्या लिखते हैं? ऋण, ऋण। इस प्रकार अगर हम लिखते हैं गणेश, तो गणेश को लिखते हैं गणेश, गणेश। उसके बाद यहाँ पे जो य है, य का प्रयोग जो है शुरुआत में नहीं होता है, किसी भी शब्द के शुरुआत में नहीं होता है। जब शुरुआत में होता है तो वो क्या बन जाता है? य ज के रूप में बदल जाता है, या फिर ई य या फिर ए बन जाता है। जैसे हम अगर लिखते हैं याद, तो क्या हो जाएगा? ई या द, याद। अब इसी प्रकार अगर हम लिखते हैं यकीन, तो क्या हो जाएगा? यकीन। वहीं अगर हम लिखते हैं अगर यज्ञ, तो क्या हो जाएगा? यज्ञ। ठीक है, अगर हम लिखते हैं यंत्र, त्र का प्रयोग बाद में मैं बताऊंगा। जैसे मान लिखते हैं यार, तो क्या हो जाएगा? यार। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब जोगी, जोगी लिखेंगे, योगी लिखेंगे तो ये योगी खोट्ठा में क्या बोलते हैं? जोगी। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से खोट्ठा में य का बदले हुए रूप में प्रयोग करते हैं। शुरुआत में, बीच में हो सकता है लेकिन शुरुआत में नहीं होगा। अब हम देखते हैं व का भी प्रयोग शुरुआत में नहीं होता है, बीच में हो सकता है लेकिन शुरुआत में नहीं होगा। तो शुरुआत में करने के लिए क्या करते हैं? वहाँ पे क्या प्रयोग होता है? ब के रूप में होता है, या फिर अगर उर्दू फारसी का शब्द है तो वो ओ के रूप में होता है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं वन, तो खोट्ठा में हो जाएगा बन। अब मान लेते हैं लिखते हैं खोट्ठा में विनोद, विनोद, तो हिंदी में विनोद, तो खोट्ठा में क्या जाएगा? विनोद। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर उर्दू फारसी वर्ड को अगर देखें तो जैसे हम लिखते हैं वकील, वकील अगर लिखते हैं वकील, तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा? वकील। वहीं अगर हम लिखते हैं वजन, हिंदी में लिखते हैं वजन,
तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा, ओजन। तो ये परिवर्तन आपको खोट्ठा में देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो तालाब स है, जो मूर्धन स है, ये दोनों के स्थान पे हम लोग स का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं मूर्धन स के जगह पे हम लोग ख का भी प्रयोग करते हैं। जैसे अगर देखें, अगर लिखते हैं शांति, तो खोट्ठा में क्या लिखेंगे, शांति। वहीं अगर लिखते हैं शोभा, तो खोट्ठा में क्या लिखेंगे, शोभा। अगर हम लोगों ने देखा था गणेश, गणेश भी देखा था, तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा, गणेश। यानी जो तालाब स है वो मूर्धन स में बदल जाएगा। वहीं अगर हम देखें विष, विष लिखते हैं, तो विष क्या हो जाएगा, बीक। ख में बदल गया यहाँ पे, और ये व है शुरुआत में है, ये इसलिए क्या हो गया, ब में बदल गया। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है अक्षा। तो अक्षा का हम लोग ख के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या फिर आधा च और छा, उसके बाद छ, या फिर आधा क और छ, दोनों ही रूप में हम लोग अक्षा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं परीक्षा, परीक्षा, तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा, परीक्षा। जैसे परीक्षा भी लिख सकते हैं, परीक्षा, या फिर हम लिख सकते हैं परीक्षा, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं परीक्षा, ये भी लिख सकते हैं। उसके अलावा हम अगर लिख सकते हैं परीक्षा, ऐसे भी लिख सकते हैं परीक्षा, ये भी चलेगा। अब हम अगर लिखते हैं क्षेत्र, तो क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्र। यहाँ पे जो त्र है, त्र का इस्तेमाल हम लोग त और र के रूप में करते हैं। वहीं अगर लिखते हैं पक्ष, तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा, पक्ष, या फिर पक, ये दोनों ही होगा अक्षा के रूप में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं त्र। जो त्र है उसका प्रयोग तर के रूप में होता है। जैसे हमने देखा था अभी क्षेत्र, तो क्षेत्र का क्या देखा था हम लोगों ने, क्षेत्र। उस तरह अगर लिखते हैं मंत्र, तो क्या हो जाएगा, मंत्र। लिखते हैं यंत्र, तो यह शुरुआत में, इसलिए यह क्या हो जाएगा, ज में बदल जाएगा, और त का क्या हो जाएगा, तर, तो जंतर। तो ये भी चीज़ आपको देखना है कि त्र का किस रूप में इस्तेमाल करते हैं खोट्ठा में। उसके बाद अगला है ज्ञान। तो जो ज्ञान है उसका हम लोग प्रयोग गिय या फिर गे या फिर ग के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लिखते हैं संज्ञा हिंदी में, तो खोट्ठा में हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा। अगर हम लिखते हैं विज्ञान, विज्ञान, तो खोट्ठा में क्या हो जाएगा, विज्ञान, विज्ञान। उसी तरह अगर लिखते हैं यज्ञ, तो क्या हो जाएगा, जैग। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके आगे ध्वनियों का वर्गीकरण आता है। तो हम लोग इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा बन गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि खोट्ठा में ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कहाँ से कहाँ पे किसका। उसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो भी देखेंगे। यहाँ पे आपके लिए प्रश्न भी मैंने लगाया है कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार प्रयोग होता है, तो लोग प्रश्न को देखें। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।